से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले। कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। उसे पता चल गया कि उसके घर से मैंने सीडी उड़ाई है। अब वो सौदेबाजी पर उतर आई है, किसी भी कीमत पर सीडी को हासिल करना चाहती है। पुलिस के अलावा कुछ और भी लोग हैं जो सुजाता को तलाश करना चाहते हैं। आपके ऑफिस गया था, वहाँ सानिया ने बताया कि आप घर पे हैं और मैं घर पे आके आपसे मिल सकता हूँ, इसीलिए मैं चला आया सर। उस सबूत के जरिए सिकंदर जरूर बेगुनाह साबित हो जाएगा, लेकिन उस वीडियो से ये तो साबित नहीं होता कि उसके पीछे हमारा हाथ है। लेकिन फिर भी सुजाता पता नहीं घर छोड़कर कहाँ चली गई। अब उसका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है। मुग्धा, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें सुजाता को ढूंढने के लिए कहा था, और तुम मेरे सामने यह साबित करना चाहती हो कि मेरी बेटी गलत है, वो बदनाम हो चुकी है। जी हाँ ठाकुर साहब, पुलिस और आपकी बेटी को सारे जानने वाले यही बात कह रहे हैं। देखिए, कल तक ये बात छुपी हुई थी, लेकिन ये आज खुलकर सबके सामने आ गई है। और इसी बात पर मैंने अपनी पूरी फाइल भी तैयार कर ली है, और जिन लोगों की तस्वीरें हैं मेरे पास, वो भी मैंने डाली हुई है इसमें। मैंने तो अपनी बेटी को देखा तक नहीं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता है। मुझे लगता है कि सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि जिसके बारे में तुम बता रही हो वो मेरी बेटी हो ही नहीं सकती, और दूसरी वो जिसके बारे में तुम बता रही हो कि वही मेरी बेटी सुजाता है, तो वो सच नहीं हो सकता। ठाकुर साहब, मैं आपको कैसे समझाऊं? आपने तो आपकी बेटी को अब तक देखा भी नहीं है। ठाकुर साहब, इस फाइल में उस इंसान की तस्वीरें भी हैं जिनके साथ आपकी बेटी का नाम जोड़ा गया। पंडित जी, ये महिला कौन है? यह एक दुखियारी है। क्या तुम्हारा अपना कोई नहीं है? अगर अपना कोई होता तो इस तरह से ठोकरें नहीं खाती। क्या नाम है तुम्हारा? सुजाता। तुम्हारे आने से पहले मुझे ये घर काट खाने को दौड़ता था। अपनों की कमी इंसान को कितना अकेला बना देती है, ये वही जानता है जिसके घर वाले उसे छोड़कर चले गए हो। सुंदर, एक मिनट। जी साहब। अभी अभी आदमी जो यहां से गया था वो कौन था? साहब वो तो नहीं पता, लेकिन जिस दिन आप बीमार पड़े थे उस दिन भी वो आया था, और बच्चे उसे मामू मामू कह के पुकार रहे थे। दो छोटी छोटी बच्चियां हैं घर पे सर,
जिनकी वजह से मैं ऑफिस नहीं आ पाया। और तुम्हारी पत्नी? तुमने बताया था कि तुम अपनी पत्नी के साथ रहते हो। जी सर, लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है सर। मिताली मुझे हर बार इस बात के लिए मजबूर करने की कोशिश क्यों करती है कि मैं उन्हें वो सिद्ध जल पिला दूं। जैसे ही मौका मिलता है वो मुझे इस बात का एहसास दिलाने से नहीं चूकती कि मेरे लिए उन्हें अपने वश में करना बहुत जरूरी है। आखिर मिताली ऐसा क्यों चाहती है? वो जो खुद को रितेश की बीवी बताती है और मुझे हर बार फोन करके ये कहती है कि वो आने वाली है, लेकिन वो आती भी तो नहीं। कहीं वो फोन भी मुझे मजबूर करने के लिए तो नहीं किया जाता? उसे अगर मेरा मामला सूरज के सामने खोलना ही है तो खोल क्यों नहीं देती? वो सूरज को फोन पर भी तो सब कुछ बता सकती है। लेकिन उसने सूरज को फोन तो किया है, लेकिन बताया कुछ भी नहीं। आखिर उसका मकसद क्या है? उसने ये भी कहा था कि उसके पास मेरे खिलाफ सारे सबूत हैं। और यहाँ मिताली मेरे खिलाफ सबूत जमा करने की कोशिश कर रही है। कहीं रितेश की बीवी भी तो मिताली से नहीं मिली? और मिताली मिलने किससे जाती है? मैंने मिताली का पीछा करना चाहा तो पीछा भी नहीं कर सकी। आखिर कैसे इस सच्चाई का पता लगेगा? हाँ, एक रास्ता है कि मैं वही करूं जो मिताली चाहती है। शायद उसके बाद मिताली का असली चेहरा सामने आ सके। क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है? तुम यहाँ? तुम नहीं, आप। लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तहजीब और तमीज नहीं सिखाई। और ये भी लगता है
कि इंसानियत से तुम्हारा दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं। अच्छा, चलो आपकी खुशी के लिए आप कह देती हूँ, आप यहाँ। तुमने दूसरी औरत को सारे जमाने की निगाहों में शर्मसार कर दिया, उसे गिराने की कोशिश की, उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की तुमने। तुम बकवास मत करो, चले जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को फोन करूंगी मैं। पुलिस से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन तुम्हारा रिश्ता अभी जुड़ना बाकी है। और मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम पुलिस को कभी फोन नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। और तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि मैं मुजरिम नहीं हूं। मुजरिम अगर कोई है तो वो तुम हो। हाँ, न सिर्फ कानून की नजर में तुम मुजरिम हो, बल्कि पूरी इंसानियत की नजर में तुम मुजरिम हो। अरे औरत तो घर बनाती है, बसाती है, किसी के घर को उजागर करती है, रोशन करती है, लेकिन तुमने तो मेरी बहन के घर में ही अंधेरा कर दिया। तुमने तो वो किया है जो कभी कोई औरत नहीं करेगी। एक बेचारी पत्नी को उसी के पति की नजरों में चरित्रहीन साबित कर दिया तुमने। वाह 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 वाह। औरत को इस समाज में देवी का दर्जा दिया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। जानती हो क्यों? क्योंकि वो मोहब्बत और ममता की मिसाल होती है। वो बेटी हो, बहन हो, बीवी हो, मां हो, सिर्फ अपनी ममता लुटाती है। लेकिन तुम जैसी औरतें उस ममता को भी दागदार करने से नहीं चूकती। लेकिन अब और नहीं, अब तुम्हारा चेहरा सबके सामने नुमाया होगा, सबके सामने उजागर होगा। तुमने भाई और बहन के पाकीज़ा रिश्ते को दागदार किया है, उस रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश की है तुमने। लेकिन कल जब सारी दुनिया के सामने तुम्हारी सच्चाई सामने आ जाएगी ना, तब ये सिकंदर खान, ये भाई अपनी बहन के हाथ से राखी बंधवाएगा इस हाथ पर। और तब शंकर को तुम्हारी असलियत का पता चलेगा। किस कदर तुमने शंकर भाई के घर को तबाह करने की कोशिश की ना, वो सारी सच्चाई भी सबके सामने आ जाएगी। और जिसे तुम मोहब्बत कहती हो ना, दर हकीकत वो मोहब्बत है ही नहीं, उसे तो धोखा कहना चाहिए, महज तुम्हारी नजरों का धोखा। मोहब्बत तो वो होती है जो सुजाता बहन ने की अपने शौहर के साथ। अपनी इज्जत, अपनी असमत, अपने सम्मान को दांव पर लगा दिया, कुर्बान कर दिया उस मोहब्बत के लिए। और तुमने देखो तुमने क्या किया। अपनी उसी मोहब्बत को हासिल करने के लिए तुमने कितना घिनौना खेल खेला। लेकिन कल जब तुम्हारा यही खेल जब शंकर भाई के सामने आ जाएगा, तो क्या वक़्त और इज्जत रह जाएगी तुम्हारी। शंकर भाई को भी इस बात का पता चल जाएगा कि किस तरह से तुमने सुजाता बहन को ये सब करने के लिए मजबूर किया था। सिर्फ आज की रात, कल तुम्हारी मोहब्बत के नाम पर खेला गया नफरत का खेल खत्म हो जाएगा। इंतजार करो, सिर्फ आज की रात। उड़ ले उड़ ले सिकंदर, जितना उड़ना चाहता है उतना ऊंचा उड़ ले। खेल किसका खत्म होता है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है कि रश्मि ने कभी हारना नहीं सीखा। हेलो सुजाता, हेलो हेलो। आखिर समीर से पूछूं भी तो क्या पूछूं? उन्हें कैसे पता होगा कि ठाकुर साहब आज इतने दुखी और परेशान क्यों थे? जरूर सुजाता ने कुछ कहने के लिए फोन किया था। हो सकता है कि कुछ बताने के लिए फोन किया हो, लेकिन फिर उसने फोन काट क्यों दिया? मुझे समीर को फोन करना ही नहीं चाहिए था। न जाने वो क्या सोच रहे होंगे। खैर, ठाकुर साहब की परेशानी मुझे ही जाननी होगी। उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया तो क्या मेरा फर्ज नहीं है कि मैं जाकर उन्हें खाना खिलाऊं? हो सकता है कि उसने कुछ ऐसा कहने के लिए फोन किया हो जिसे
उसे कहने के लिए उसकी जुबान ने साथ ना दिया हो सकता है कि वो किसी परेशानी में हो। मुझे जाकर उससे मिलना चाहिए। अरे आप इस वक्त? हाँ, बैठिए। तुमने अपना फोन क्यों बंद कर दिया? बात भी नहीं की? मैंने सोचा इस वक्त आपको क्यों परेशान करूं। जब मुझे कोई परेशानी नहीं होती है तो तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अब देख लो, तुम्हारा ये सोचना कि मैं परेशान ना हूं, उसकी वजह से मुझे भाग भाग कर यहाँ आना पड़ा। अब तो बता दो कि फोन क्यों किया था? दरअसल ठाकुर साहब बहुत परेशान थे। पता नहीं किस बात को लेकर इतने दुखी थे। मैंने पूछा भी, मगर उन्होंने मुझसे बात नहीं की। उस दिन आपने बताया था ना कि ज्यादा सोचने की वजह से उनका बीपी लो हो जाता है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से वो इतना दुखी रहते हैं। मुझे लगा तुम्हें अब तक सब कुछ पता लग चुका होगा। हाँ, सुंदर भैया ने बताया था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ठाकुर साहब से ही बात हुई थी, मगर आखिर उनकी पत्नी और बेटी उन्हें छोड़कर क्यों गई? स्वाभिमान जब अहंकार बन जाता है तो रिश्ते उसी में पीस कर दम तोड़ देते हैं। सेठ जी के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ है। सेठ जी की पत्नी का अहंकार तो उनके सर चढ़कर बोलता है। वो ये सोचती है कि सेठ जी को उस मुकाम तक पहुंचाने वाली वो है। जब सेठ जी ये मानते हैं कि सेठ जी आज जहां पहुंचे हैं वो अपने बलबूते पर पहुंचे, बस यही टकराव, इसकी वजह से घर टूट गया। वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर हमेशा के लिए घर छोड़ के चली गई। और उसी गम में आज तक ठाकुर साहब घुट-घुट कर जी रहे हैं। हाँ, लेकिन तुम्हारे यहाँ आने से मुझे ऐसा लगता है कि सेठ जी उस गम से काफी हद तक बाहर निकल पाए हैं, क्योंकि पहले से वो काफी हल्के फुल्के और खुश दिखाई दे रहे हैं। हाँ, लेकिन न जाने आज क्या हुआ, वो फिर से बहुत दुखी लग रहे थे। हाँ, हो सकता है ऐसा हुआ हो सकता है कि फिर उन बातों की वजह से दिल की चोट उभर आई हो। हाँ, ऐसा ही लगता है। खैर, ये सब छोड़िए, आप बैठिए, मैं खाना बनाती हूँ। आप भी हमारे साथ खाना खा के जाइएगा। नहीं नहीं, मैं खाना खा चुका। तुम सेठ जी को खाना खिलाओ, मैं चलता हूँ। लेकिन सिकंदर ने आपको फोन क्यों किया? किस लिए? मुझे यकीन दिलाने के लिए। वो मुझे यकीन दिलाना चाहता था कि वो बेगुनाह है और जो कुछ भी हम सोच रहे हैं वो सब झूठ है। वो ऐसे कैसे कह सकता है? क्या सारी दुनिया झूठ बोलेगी? हैरानी की बात तो यह है अंतरा कि पुलिस से भागने के बाद अब तक वो छुपा हुआ था, और अब उसने मुझे फोन किया ये बताने के लिए कि सुजाता, जिसे हम गलत समझ रहे हैं, वो दरअसल गलत नहीं है। पता नहीं वो चाहता क्या है। दरअसल वो पुरानी बातों पर मिट्टी डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसी बातों पर जितनी भी मिट्टी डाली जाए वो दबती नहीं है, वो सामने आ ही जाती है। और हैरानी की बात तो ये है कि वो दावा कर रहा था कि अब सारी की सारी सच्चाई जल्द ही पुलिस के सामने आ जाएगी। सच्चाई तो सामने आ ही चुकी है, अब कौन सी सच्चाई सामने आएगी? मुझे ये लगता है कि लॉकअप से भागने के बाद उसने अपने बचाव के रास्ते ढूंढना शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि वो पुलिस से ज्यादा दिन बच नहीं सकता। एक ना एक दिन पुलिस उसे जरूर पकड़ लेगी, और इसीलिए उसने झूठे और नकली सबूत इकट्ठे किए होंगे ताकि वो अपना बचाव कर सके, कानून से बच सके। आप ठीक कह रहे जीजू। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए
उसको पहले तो सुजाता को पवित्र साबित करना होगा और उसकी शुरुआत आपके घर से होगी। वो जो भी कोशिश करना चाहता है उसे करने दो मिताली। कम से कम मैं तो उसकी बातों के जाल में फंसने वाला नहीं हूं। उसने कहा है पुलिस के सामने वो सब कुछ साबित कर देगा, तो इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या क्या साबित करता है वो। दीदी, जीजू की ये बात मुझे सही लगी कि लॉकअप से भागने के बाद सिकंदर ने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिए, लेकिन जीजू को ये लगता है कि वो सारे सबूत क्रिएट किए हुए हैं, जबकि मुझे ये लगता है कि सिकंदर के हाथ जरूर ऐसे कोई सबूत लगे हैं जिसके आधार पर वो आपका पर्दाफाश कर सकता है। तुम ठीक कहती हो मिताली। नकली सबूतों के आधार पर वो इतना बड़ा दावा हरगिज नहीं करेगा। जरूर उसके हाथ कुछ असली सबूत लगे हैं। उन सबूतों के आधार पर चाहे कानूनी तौर पर वो आपको फंसा सके या ना भी फंसा सके, लेकिन जीजू की नजरों में तो वो आपको गिरा ही सकता है। अब सोचना आपको है कि आगे क्या करना चाहिए। हम कुछ और कर भी तो नहीं सकते सिवाय इसके कि वो सिद्ध जल मैं तुम्हारे जीजू को पिला दूं। मैं भी तो आपको यही कहना चाहती थी दीदी। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो कोई ना कोई रास्ता तो खुल ही जाता है। दीदी, यही आखिरी मौका है, फिर चाहकर भी मैं आपको बेकसूर साबित नहीं कर पाऊंगी। बस आप किसी भी तरह जीजू को वो सिद्ध जल पिला दीजिए। हाँ मिताली, आज रात को मुझसे कोई भूल नहीं होगी। मैं अपने हाथों से तुम्हारे जीजू को वो सिद्ध जल पिलाऊंगी। मैंने कई बार तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश की कि तुम कौन, तुम्हारा पति कौन, उसका नाम क्या है, लेकिन तुमने अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। लेकिन माँ, कल तो हम पापा के पास जाने वाले हैं, तो हम सब और आफरीन से राखी भी बंधवाएंगे, सिकंदर मामू कह रहे थे। जीजू, लड़कियों की कोई कमी नहीं है। बस एक बार आप शंकर जी को शादी के लिए राजी कर लीजिए।